फाइनेंस ज्ञानी, मैं हूँ आपके साथ नूरवशी सिंह और वक्त हुआ है मार्केट मूवर्स का, जहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं शेयर मार्केट की खबरों की। आज बाजार की चाल के सोर जाते हुए हमें नजर आ रही है और इस दौरान आपके लिए कहाँ पर मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश मेंटर रिसर्च सर्विस के फाउंडर एंड हेड रिसर्च अविनाश सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। हाँ, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम अविनाश सर के साथ आज आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए देखिए पोल पर क्वेश्चन लगा हुआ है, तो आप चाहिए आप लोग वोटिंग स्टार्ट कीजिए और इस सेशन के लास्ट में हम अविनाश सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया वोटिंग रिजल्ट को लेकर के क्या है और आपने जिस ऑप्शन को जिस विकल्प को चुना है क्या वो सही डायरेक्शन है ट्रेडिंग पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस से। आप जल्दी से यहाँ पर सवाल देख लीजिए। सवाल है कि किस शेयर में सबसे ज्यादा आप पोटेंशियल सबसे ज्यादा दम देख रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। तेजस नेटवर्क है और बिंदु फार्मा है, एचपीटी फाइनेंशियल्स है और सामी होटल्स है। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एक एक करके आपके सभी सवाल के जवाब भी देने की कोशिश की जाएगी। अविनाश सर, सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत करना चाहेंगे। लास्ट 2 सेशन की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा मार्केट जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। आपके अकॉर्डिंग बाजार की जो स्थिति है आपको कितनी नहीं, बिल्कुल देखिए बाजार में सेंटिमेंट पॉजिटिव हो चुका है। अभी ऐसा लग रहा है मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो ईरान यूएस का वॉर है ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और कहीं न कहीं मार्केट को अभी लग रहा है कि बातचीत और सॉल्यूशन से ही इसका विकल्प निकलेगा। और ये बात मार्केट को कल काफ़ी पसंद आ गई। कल देखिए निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर बंद हो गया। आज भी शुरुआत के सत्र में अच्छी ओपनिंग आपको देखने को मिली है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 1-2-3 हफ्ते में कहीं न कहीं अच्छा सॉल्यूशन अगर आता है तो मार्केट और भी तेज़ी पकड़ेगा। बट शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि मार्केट पहले तो नतीजों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो नतीजे देखेंगे। आज भी काफ़ी बड़े कंपनीज़ के नतीजे आने वाले हैं। कल भी काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के नतीजे आ गए, तो वहाँ पे नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। तो मुझे लगता है कि देखिए शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्स हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है सर। ऐसे में थोड़ा सा निफ्टी के लेवल्स को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे। अभी हम जैसे देखें कि 24,288 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग आप कहाँ पर जो है वो लेवल्स देख रहे हैं क्लोजिंग के? ये देखिए मेरे ख्याल से 24,300 का लेवल अगर आज हम क्रॉस करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि एकदम मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में लंबी तेज़ी बनेगी। अदरवाइज़ 24,300 350 पे एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि मार्केट शायद यहाँ लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और कहीं न कहीं एफआईएस का रवैया देखना पड़ेगा। देखिए कल अच्छी बात थी कि उन्होंने भी थोड़ी बहुत खरीदारी की है। आज भी अगर खरीदारी होती है, तो मार्केट का सेंटिमेंट बदलेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो 24,300 24,350 ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। मेरे ख्याल से मार्केट पहला तो इस लेवल को छूने की कोशिश करेगी। अगर क्रॉस होता है तो पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनिटली विल बी मोर स्ट्रांग। ओके सर, यहाँ पर एक डाउट और भी आ रहा है जितने भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में कि जिस तरीके से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाया है कि क्या एक बार फिर से मार्केट करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अब कल जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट जो है एक बार फिर से करेक्शन की ओर दिखाई दे? नहीं देखिए मेरे ख्याल से अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपना मन बदलते हैं और कुछ नेगेटिव न्यूज़ बोलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से देखिए अभी तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। उम्मीद पे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन लग तो रहा है कि ट्रम्प साहब भी लंबी लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि 2 बार उन्होंने सीज़ फायर किया है। अभी वापस पाकिस्तान में दूसरा राउंड ऑफ डिस्कशन होने की बातें हो रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए मार्केट न्यूज़ ड्रिवन ही है। अगर न्यूज़ खराब आती है तो मार्केट ज़रूर खराब हो सकता है। और उसीलिए मैं कह रहा था कि देखिए जो भी निवेशक है उसको भी पूरी तरह से एकदम एक झटके में अपना पूरा पैसा लगाना नहीं है। आप टुकड़ों-टुकड़ों में प खरीदिए, अच्छे नंबर्स आएँगे, कमेंट्री अच्छी आएगी। क्योंकि अगर मार्केट खराब होता है तो ऑल राउंड सेलिंग भी दिख सकती है। तो डेफिनिटली थोड़ा बहुत कॉशन है। बट वही मैं कह रहा था कि 2-3 हफ्ते में लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। चलिए, तो यानी कि ये जो मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोज़ जो है वो कहीं न कहीं कूल ऑफ होते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट भी इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। सर, साथ ही साथ बैंक निफ्टी को लेकर भी आपसे नज़रिया समझना चाहेंगे। यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी मूव आती हुई नज़र आ रही है।
56,535 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी बैंक आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आके आप कैसा मूवमेंट दिख रहा है? नहीं देखिए बैंक निफ्टी पे मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही डायरेक्शन होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार के अभी नतीजे आएँगे सरकारी बैंक जी, के, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, लग तो रहा है कि Q4 काफ़ी अच्छा होगा। हालाँकि देखिए थोड़ा बहुत कॉशन बैंकिंग सेक्टर में ट्रेज़री लॉसेस से आया है। अभी कितने लॉसेस आते हैं वो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि कोर बैंकिंग बिज़नेस सारे बैंकों का अच्छा बढ़ा है। अगर आप सरकारी बैंक देखें तो एसबीआई की बात करते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, हुँ, प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद छोटे बैंकों में फेडरल बैंक, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सारे बैंकों ने बहुत अच्छा बिज़नेस आउटलुक शेयर किया है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं छोटे बैंक जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आप फ़ोकस कर सकते हो। मुझे लगता है कि देखिए बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लार्ज कैप बैंक्स का प्रेज़ेंस है, तो जैसे ये बैंक्स ऊपर जाएँगे, बैंक निफ्टी में भी आपको पॉज़िटिव रुझान देखने को मिलेगा। बट रिज़ल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपको शायद अच्छा रिज़ल्ट सीज़न देखने को मिलेगा। प्लस जो कमेंट्री आएगी Q4 रिज़ल्ट्स के बाद वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी। कहीं न कहीं मुझे लगता है अभी भी वैल्यू सरकारी बैंक्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। चलिए, तो वैल्यूएशन वाइज़ जो है आप पीएसयू बैंक्स में अपना नज़रिया बना कर के चल सकते हैं, ये सलाह आपको दी गई है। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आईटी स्पेस को लेकर के जो है अभी पेन हमें इस मंथ और झेलना पड़ेगा क्योंकि मार्केट तो रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है, कई सारे स्टॉक्स पे अच्छी वैल्यूएशन पे आ गए हैं। बट द पेन पॉइंट इज़ स्टिल आईटी स्पेस। यहाँ पर कई सारे कंपनीज़ की हम बात करें लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था टीसीएस के जब नतीजे आए थे। इस वीक की अगर हम बात करें तो विप्रो के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ऐसे में आपका नज़रिया क्या है? नहीं देखिए आईटी सेक्टर में हमको लगता है कि काफ़ी पिटाई हो चुकी है और ऐसे लेवल से अभी स्टॉक्स आ गए हैं जहाँ पे इस लेवल से नीचे गिरना शायद डिफिकल्ट लग रहा है। टीसीएस के भी नंबर्स ठीक-ठाक थे मेरे ख्याल से प्रॉफिट का अनुमान मार्केट की उम्मीद से काफ़ी बेहतर था। जी, देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि काफ़ी कैश कंपनी के पास है, डिविडेंड भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। ग्रोथ को लेके मुझे लगता है शायद 1-2 क्वार्टर आपको वेट करना पड़े क्योंकि यूएस मार्केट से ही ज़्यादातर बिज़नेस आता है। बट डेफिनिटली एट दिस लेवल अगर आप टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस है, हुँ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ है, तो ये डेफिनिटली अच्छे विकल्प बन सकते हैं अगर आपका नज़रिया थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। देखिए आईटी में मुझे नहीं लगता है कोई खराबी है, अगर एआई की बात करें तो एआई से रिलेटेड भी टीसीएस ने कहा है, काफ़ी बड़ा बिज़नेस ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा निवेश करने का मौका है मिल रहा है आपको बट डेफिनिटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे शायद इतनी जल्दी ना आए। ओके, यानी कि ग्रोथ के लिहाज से अगर हम आईटी स्पेस को देख रहे हैं तो थोड़ा-सा अपना जो टाइम होराइज़न है उसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। सर विप्रो में हम समझना और चाहेंगे कि ये कंपनी आपको कैसी लगती है एंड करंट लेवल पर जो है इसमें क्या पोज़ीशन बनानी चाहिए? देखिए, विप्रो में जो नियर टर्म का ट्रिगर है, वो तो बायबैक रहेगा। आई थिंक मार्केट को लगता है कि कम से कम 14-15% के प्रीमियम पे बायबैक प्राइस अनाउंस होगा, काफ़ी हुँ, बड़ा बायबैक हो सकता है। और अगर बड़ा बायबैक होता है, तो उसका फिर जो मेरे ख्याल से बेनिफिट है, वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। वापस वो टेंडर बेस्ड है या नॉन टेंडर बेस्ड है, वो भी देखना पड़ेगा। बट नियर टर्म में तो लग रहा है कि बायबैक का जो प्राइस है और जो साइज़ है, वो मेरे ख्याल से मार्केट वॉच करेगा और वहीं से आपको नियर टर्म में ट्रिगर दिखेगा क्योंकि नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली विप्रो कोई बड़ा गाइडेंस देता नहीं है और जिस प्रकार से आपने विप्रो का परफॉर्मेंस देखा है दूसरे आईटी कंपनीज के जी। मुकाबले में तो वो इतना भी कोई आउट परफॉर्म करने वाला शेयर नहीं। तो मैं कहूँगा कि हुँ, बायबैक अगर ठीक-ठाक आता है, अगर मान के चलिए 15-20% के प्रीमियम पे बायबैक प्राइस आती है, तो डेफिनिटली ये एक अच्छा शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड पोटेंशियल रखता है। चलिए, यहाँ पर जो है आईटी स्पेस को आप थोड़ा-सा अपना टाइम होराइज़न थोड़ा स्ट्रेच करके देख सकते हैं। सर यहाँ पर आपने कहा कि क्वार्टर के रिज़ल्ट जो है वो कई सारी कंपनीज़ के अच्छे रिपोर्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पर अगर हम टाटा ग्रुप के इस स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें, तेजस नेटवर्क के बारे में, इस पर आपका क्या नज़रिया है सर? क्योंकि अगर इसके क्वार्टर रिज़ल्ट्स देखें तो उसमें जो है एक बड़ा डिक्लाइन आता हुआ हमें नज़र आया है। देखिए, तेजस नेटवर्क जिस बिज़नेस में काम करता है, उसको पहले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना शायद ठीक नहीं रहेगा क्योंकि काफ़ी लंपी ग्रोथ होता है। एक क्वार्टर में ग्रोथ आता है, दूसरे क्वार्टर में रेवेन्यू डिक्लाइन होता है। तो डेफ़िनेटली इस कंपनी का नज़रिया अगर आपका शॉर्ट टर्म है, तो शायद आपको इसमें कोई पोज़ीशन बनाने की गुंजाइश नहीं होगी। बट हाँ, अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो देखिए 5G का जो नेटवर्क है, उसको बनाने के लिए जो हार्डवेयर है, वो यही कंपनी बनाती है और इसीलिए इनके पास विज़िबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बट उन्हीं निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए जो कम से कम साल, डेढ़ साल का नज़रिया रखते हैं।
शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि ऐसे नतीजे देख के और अनस्टेबल नंबर्स देख के इस शेयर में कोई बड़ी लंबी तेज़ी नियर टर्म में नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही आप इन स्टॉक्स को देख करके चल सकते हैं। सर नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें एसएसएल लॉम्बार्ड का भी जो है वो आया है क्वार्टर रिजल्ट, और यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिली है 7.25% की। ये काउंटर आपको कैसा लगता है? देखिए अगेन मैं यही कहूँगा कि मार्केट को ये ग्रोथ शायद इतना पसंद नहीं आएगा। 6-7% का ग्रोथ इतना भी कोई अट्रैक्टिव ग्रोथ नहीं है और देखिए बेस भी काफ़ी बड़ा है। हालाँकि देखिए मार्च का क्वार्टर इनके लिए काफ़ी सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है। तो मेरे ख्याल से हुँ, जिनके पास है वो होल्ड करे, बट देखिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है कि जिससे स्टॉक में कोई लंबी तेज़ी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में हो। इस बिज़नेस में डेफ़िनिटली आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपको फ्रेश खरीदना है तो थोड़े निचले लेवल का इंतज़ार करिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर एचडीबी फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, और अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। 531 करोड़ से बढ़कर के ये 751 करोड़ पर आ चुका है। इस काउंटर की अगर हम बात करें सर, तो एचडीबी फाइनेंशियल पर आपका क्या नज़रिया? नहीं देखिए, बहुत समय के बाद एचडीबी फाइनेंशियल ने नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाए। पब्लिक इश्यू के बाद पहला क्वार्टर है जब हुँ, नंबर्स मार्केट को पसंद आएगा और मुझे लगता है कि अच्छी बात है क्योंकि देखिए एनबीएफसी सेक्टर में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कंसेशंस दिए हैं, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल रखा है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस लेवल का परफॉर्मेंस अगर आने वाले क्वार्टर में भी आता है क्योंकि 40% का ग्रोथ मेंटेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर 20-25% ग्रोथ भी आता है आने वाले क्वार्टर में, तो भी मार्केट्स को काफ़ी पसंद आएगा। तो डेफ़िनेटली पॉज़िटिव रुझान है। मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए ये शेयर ज़रूर अपने पोर्टफ़ोलियो में रखना चाहिए, बट अवधि थोड़ी लंबी हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा-सा ऊपर भाग चुका है। चलिए ठीक है, तो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं आप उस काउंटर को, ठीक है। यहाँ पे सर आपसे और भी समझना चाहेंगे कि अभी अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो की बात करते हैं, तो फॉर शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म हम कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जिनको पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चलें, सो दैट थोड़ा-सा, क्योंकि मार्केट बीच-बीच में अनसर्टेनिटी दिखाता है, तो वो टेंशन ना हो कि ये जो काउंटर है जब मार्केट चलेगा तो क्या पता चले, चले ना चले। नहीं देखिए, मेरे ख़्याल से शॉर्ट टर्म की बात करें तो मैं कहूँगा कि जो कंपनीज़ के नतीजे आने वाले हैं, वहाँ पे आप इन एंटीसिपेशन थोड़ा-सा पोज़िशनल व्यू लेके काम कर सकते हो। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मुझे लगता है कि नंबर्स बहुत ही तगड़े आएँगे। हो सकता है हुँ, आपको नियर टर्म में 34-34.50 का लेवल हो। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जो मुझे लगता है बहुत ही तगड़े नंबर्स आने की अपेक्षा है, 6,000 करोड़ का प्रॉफ़िट आएगा, प्लस इनका कासा करीबन 50% के ऊपर है। प्लस मैं कहूँगा कि इंडियन होटल्स जो करीबन ₹700 के नीचे है, ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि चौथी तिमाही मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा था क्यू3 के बाद की चौथी तिमाही बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगी। तो ऐसे गिने-चुने 2-3 स्टॉक्स के ऊपर आप पोज़ीशन ले लीजिए। मुझे लगता है कि देखिए आपको क्लियरली रिज़ल्ट्स के पहले थोड़ी-सी पोज़ीशन बनानी है क्योंकि रिज़ल्ट्स के बाद मेरे ख़्याल से सब कुछ क्लियर बाहर आ जाता है, उसके बाद कोई नया ट्रिगर बचता नहीं है। तो मैं कहूँगा कि देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कंपनीज़ में निवेश शॉर्ट टर्म व्यू लेना है, जहाँ पे आपको पता है कि रिज़ल्ट अच्छे आएँगे और उसका असर इनके स्टॉक प्राइसेज़ पे थोड़ा पॉज़िटिवली प्ले आउट होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नाम रिकमेंड किए गए हैं, यहाँ पर आप पोज़ीशन अपनी बना कर के चुन सकते हैं। सर तो हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल भी आ चुके हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रणनीति आगे की होनी चाहिए? सबसे पहले शुभांकर जी का सवाल ले लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पर समझना चाह रहे हैं सर, क्या 730 का लेवल आ सकता है? अभी हम देखें तो 647 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज़ में मुझे लगता है कि आपका नज़रिया लंबा ही होना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा उछालेंगे ऐसा लग तो नहीं रहा है। बट डेफ़िनेटली देखिए आज नंबर्स है, आज रिज़ल्ट्स है, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, तो लग तो रहा है कि नंबर्स उम्मीद से बेहतर आएँगे और इंश्योरेंस स्पेस में ये नंबर 1 मार्केट लीडर है प्राइवेट सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि आपका नज़रिया कम से कम साल भर का रखिए, मुझे लगता है नंबर्स अच्छे आएँगे तो डेफ़िनेटली इसमें अच्छी खरीदारी होने की पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है 12 से 15 महीने में डेफ़िनेटली ये जो टारगेट ये मान के चल रहे हैं, डेफ़िनेटली पॉसिबल तो लग रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर नज़रिया थोड़ा-सा बढ़ा करके चलिए, टारगेट्स जो है वो पॉसिबल नज़र आ रहे हैं। स्वरा हुसैन जी का सवाल आया है सर, ग्रो स्टॉक को लेकर के, यहाँ पर क्या करना चाहिए सर? इसमें भी जो है गिरावट आती हुई नज़र आ रही है, 205 के कौन-सा लेवल पर ट्रेड कौन-सा हो रहा स्टॉक है। बोला आपने? सर ग्रो। देखिए, ग्रो में मुझे लगता है कि जैसे मार्केट में रिपोर्ट आए हैं कि अभी फ़िलहाल
काफ़ी लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट बंद कर दिए हैं, जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, तो लोगों को थोड़ा चिंता है कि धंधा बढ़ता है कि नहीं। बट मैं यही कहूँगा कि देखिए ये मार्केट में फेजेज़ आते हैं। जब कोविड था तभी बहुत जल्दी हमारे डीमैट अकाउंट बढ़ गए। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि काफ़ी लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेट होके अपने अकाउंट ही बंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हुँ, कि लंबी अवधि के लिए मार्केट में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया में देखिए 150 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो आपका नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन अगर आपका लंबा व्यू है तो ग्रो में ज़रूर एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है। चलिए तो घबराना नहीं है, अगर आपकी पोज़ीशन है तो बना करके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म नज़रिया तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ठीक है, यहाँ पे सर आरबीआईएनएल पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 340 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। जानना चाह रही है कि यहाँ पर एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी हमें कहाँ पे मिल पाएगी? कितना अपसाइड का पोटेंशियल आप इसमें देख रहे हैं? 288 पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं देखिए, मुझे लगता है ये भी एक अच्छा विकल्प तब बन सकता है जब कम से कम 6-8 महीने का व्यू आप रखोगे। मुझे लगता है कि अपसाइड पोटेंशियल तो काफ़ी है, बट डेफ़िनिटली आई थिंक नंबर्स किस प्रकार से चौथी तिमाही में आएँगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहेगी, वो हमको देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आपका नज़रिया 6 टू 8 मंथ्स है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लगता है पॉज़िटिव बायस से ही यहाँ पे काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सर जेडब्ल्यूएल 320 पर खरीदा है इन्होंने, यहाँ पर भी थोड़ा-सा पेशेंस होल्ड करके चल सकते हैं? देखिए ये एक वैगन मैन्युफैक्चरर वाला कंपनी है, कमर्शियल व्हीकल के लिए भी ये बॉडीज़ बनाते हैं, मेटल बॉडीज़। तो मुझे लगता है कि देखिए कहीं न कहीं मार्केट अभी रेलवे स्टॉक्स को वापस थोड़ा-सा रीरेट करेगा, क्योंकि 2 दिन पहले खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने करीबन 1.5 लाख करोड़ का बजट रेलवे सेक्टर के लिए अप्रूव किया है। हुँ, तो कहीं न कहीं वैगन का डेफ़िनिटली रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे भी नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टर्म रखिए, क्योंकि देखिए निचले लेवल से ये स्टॉक ब काफ़ी भाग चुका है। लेकिन इनके पास भी मेरे ख्याल से करीबन साढ़े 3-4 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव विकल्प है, लेकिन देखिए शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी बढ़त आएगी। बट हाँ, एटलीस्ट साल भर का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि जैसे-जैसे नए ऑर्डर्स आएँगे, मेरे ख्याल से मार्केट इस स्टॉक को डेफिनिटली री-रेट करेगा। चलिए ठीक है, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सर आपने कहा कि एंजल वन हो गया, ग्रो है या ज़ीरोधा है, कई सारे लोग जो है वो पैनिक में अपने अकाउंट्स क्लोज़ कर रहे हैं। ऐसे में इन स्टॉक्स को लेकर के हमारे पास और सवाल हैं। अरहान जी का भी क्वेश्चन है सर, एंजल वन को लेकर के ये भी पैनिक में चल रहे हैं। इन्होंने 310 पर बाय कर रखा है, तो क्या अपनी पोज़ीशन को होल्ड करके चल सकते हैं? देखिए, नज़रिया थोड़ा-सा अगर आपका होल्ड करने का है और आपके पास 6-8 महीने हैं, तो डेफिनिटली आपको घबराने की कोई बात नहीं। बट अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है, तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि देखिए ये मोमेंटम के साथ ये स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, गिरते हैं, लेकिन बिज़नेस फंडामेंटल्स इन सारी कंपनीज़ की बहुत अच्छे हैं। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन सबसे बड़ा ऑनलाइन ब्रोकर है। इनके पास काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। तो नियर टर्म में चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि देखिए इमीडिएटली मार्केट में जब भी कोई भी कटौती होती है डीमैट अकाउंट्स की, तभी एक नेगेटिव रुझान आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। बट लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कैपिटल मार्केट में बहुत सारे लोग अभी आएँगे, ज़्यादा मार्केट को वाइब्रेंट बनाएँगे, तो उससे इनका डेफिनिटली फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन ऑब्वियसली आपको इसके लिए थोड़ा समय यहाँ पे बिताना पड़ेगा। चलिए, तो थोड़ा-सा पेशेंस रख कर के काम करने की ज़रूरत है अरहान जी आपको। टीसीएस को लेकर के सर नज़रिया आपने शेयर कर दिया है, इनका सवाल था 2800 पर इन्होंने बाय किया है। इन्फोसिस पर बात कर लेते हैं, 1500 पर सर इन्होंने बाय कर रखी है। देखिए, दोनों शेयर में मुझे लगता है कि आपका थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखना चाहिए, कम से कम साल भर का नज़रिया रखिए, क्योंकि टीसीएस में हमने जिस प्रकार के नंबर देखे हैं, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट था, पॉजिटिव कमेंट्री थी। मुझे लगता है टीसीएस या टाटा ग्रुप की कंपनीज़ में थोड़ा-सा नेगेटिव रुझान है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि इनका एचआर डिवीज़न जो नासिक में हुआ है, जी। लोगों को थोड़ा-सा नेगेटिव लगता है, लेकिन बिज़नेस फंडामेंटल्स टीसीएस के बहुत बढ़िया है। और मुझे हुँ, लगता है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़ा थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं। इन्फोसिस का भी नंबर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आएगा। देखिए, लार्ज कैप में इन्फोसिस और टीसीएस ऐसे लेवल्स पे आए हैं, जहाँ पे डाउनसाइड पोटेंशियल काफ़ी कम लगा है। तो आपका नज़रिया कम से कम 6-8 महीने का रखिए और मेरे ख्याल से इंतज़ार करिए, क्योंकि जैसे-जैसे यूएस मार्केट से ऑर्डर विन्स आएँगे, वॉर का खतरा निकल जाएगा, आपको थोड़ा-सा एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पे दोनों स्टॉक्स पे दिख सकता है। चलिए ठीक है। सर यहाँ पर इन्होंने फ़ार्मा के कई सारे स्टॉक्स के नाम लिखे हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इनमें से आप किसे पिक करेंगे सो दैट हम उस पे ही फर्दर डिस्कस करें। इन्होंने मेंशन किया है सन फ़ार्मा, अरबिंदो फ़ार्मा, ग्लेनमार्क फ़ार्मा। इन तीनों में से आपका पसंदीदा कौन-सा है? देखिए, सन फार्मा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक ग्लोबल एक्विज़िशन की भी बात की है।
नंबर्स भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे आएँगे क्योंकि बहुत समय के बाद देखिए यूएस मार्केट्स में कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, यूएस एफडीए रिलेटेड और टैरिफ को भी रिलेटेड इंडियन फार्मा कंपनीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूँगा कि सन फार्मा के अलावा अगर आपको और भी थोड़ा अगर पैसा एलोकेट करना है तो लुपिन है, ऑरोबिंदो फार्मा है। तो ये 2-3 अच्छे विकल्प हैं जो आप एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निवेश करें। लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर आपको अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देगा। चलिए, यहाँ पे सर एक तो सवाल बीच-बीच में जो है वो गोल्ड सिल्वर को लेकर आ जाते हैं। आपका एक शॉर्ट टेक उस पर ज़रूर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से हमें प्राइसेज़ एक रेंज में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं गोल्ड के। आपका टेक उस पर क्या है? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में जो हमने बड़ी लंबी तेज़ी देखी थी, उसमें तो डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन आया है। मैं कहूँगा कि जो लोग लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं, देखिए जभी भी गोल्ड वीक होता है, तभी मेरे ख्याल से टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदने का मौका होता है क्योंकि लॉन्गर टर्म में सोने का भाव तो बढ़ना ही है और मोस्ट हुँ, इम्पोर्टेंटली इसका जो असर है, वो बेसिकली सेंट्रल बैंक्स कितना गोल्ड खरीदते हैं, कितना गोल्ड बेचते हैं, उसका भी डेफ़िनेटली होता है। रुपये का जो करेंसी होता है, उसका भी फैक्टर गोल्ड के प्राइसेज़ पे होता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग सिर्फ़ मोमेंटम के लिए आ रहे हैं, वो अपने स्टॉप लॉसेस प्रॉपर्ली मेंटेन करें, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर किसी को खरीदना है, तो गोल्ड एटीएफ खरीद लीजिए। अगर कोई स्टॉक्स खरीदना चाहता है, तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ है, ज्वेलरी कंपनीज़ है। यहाँ पे तो बिज़नेस काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। आपने अगर बिज़नेस आउटलुक देखा है, तो सारी कंपनीज़ ने बहुत अच्छा आउटलुक शेयर किया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि गोल्ड पे हमारा व्यू पॉज़िटिव है, लेकिन 6 टू 12 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए यहाँ पे सर एक इनका सवाल और था। कह रहे थे कि इन्होंने आईएसएसएस सिल्वर ईटीएफ लिया हुआ है 48 के का, लगभग 249 पर चल रहा है, तो क्या आज 2.4 के लॉस के साथ इसको सेल कर देना चाहिए या फिर थोड़ा-सा भी वेट करके भी काम बन सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म कॉल में तो मोमेंटम ही चलता है, तो ये कहना मुश्किल है कि आज होगा, कल होगा। मैं इनको यही कहूँगा कि आप उतना ही ट्रेड करिए जितनी आपकी जेब के प कैपेसिटी है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक्सपेक्टेशन से एंट्री करते हो, लेकिन अगर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते, तो आप वापस फ्रस्ट्रेट होते हो। मुझे लगता है कि देखिए आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि देखिए मीडियम टर्म व्यू तो सिल्वर का भी अच्छा है, लेकिन अभी इतनी तेज़ी हो चुकी है सिल्वर में तो अभी इस लेवल से वापस एक शॉर्ट टर्म बाउंस आने के लिए कोई बड़ा ट्रिगर लगेगा, जो अभी एटलीस्ट नज़र में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर क्वेश्चन आया है एचडीएफसी बैंक को लेकर कि 850 पर इन्होंने बाय कर रखा है सर। नहीं, ये भी लंबी अवधि का ही घोड़ा है। देखिए, ऐसे बैंक्स में आपको कोई बड़ा पॉज़िटिव सरप्राइज़ शॉर्ट टर्म में आएगा नहीं। मैंने जैसे कहा कि सरकारी बैंक्स आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जिनका नज़रिया डेढ़ 2 साल है, वही निवेशित रहिए क्योंकि ये बैंक में अभी कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, कोई नया ट्रिगर नहीं है। मार्केट सब कुछ इस बैंक के बारे में जानता है और जब तक नंबर्स अच्छे नहीं आएँगे, तब तक एक छोटे दायरे में ही ये ट्रेड करेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे साथ एक और हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, वेलकम कर लेते हैं। एकदंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सिंह, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। Thank you so much, Urvashi, and good morning, Avinash ji. हाँ, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम ऋषभ जी आपके साथ भी आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले अविनाश सर आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स ने जिस ऑप्शन को पिक किया है यहाँ पर, उस पर आपका टेक क्या है? सवाल था कि किस शेयर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं, तेजस नेटवर्क में, ऑरबिंदो फार्मा में, एचडीबी फाइनेंशियल में या फिर साही होटल्स में? सबसे ज़्यादा लोगों का कहना है कि तेजस नेटवर्क की तरफ उनको लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम आपको नजर आएगा। अरबिंदो फार्मा की तरफ 35% वोटिंग है, 12% वोटिंग एचडीपी की तरफ है एंड 12% वोटिंग जो है वो साही होटल्स की तरफ है। अविनाश सर आपका नजरिया? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए तेजस नेटवर्क में तो मुझे लगता है कि जो लोगों ने किया है वो ज़्यादातर ट्रेडिंग माइंडसेट से किया है, बट मुझे लगता है ऑरोबिंदो फार्मा कैन बी डार्क हॉर्स। इन्होंने बायबैक भी अनाउंस किया है, तो कहीं न कहीं ऑरोबिंदो फार्मा और मैं समझता हूँ एचडीबी फाइनेंशियल ये 2 विकल्प मेरे ख्याल से आपको नियर टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये 2 शेयर। चलिए ठीक है, तो इन शेयर्स को आप देख करके चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे और समझना चाहेंगे, यहाँ पर इन्होंने 3 शेयर के नाम मेंशन कर रखे हैं, सीमेक है, जीए शिपिंग एंड एससीआई है। तीनों में आप 1 टू 3 प्लेस पर किसको रखेंगे? ये इनका सवाल है। ये देखिए मेरे ख्याल से पहला तो एचसीएल टेक रहेगा, दूसरा सीमैक रहेगा और उसके बाद तीसरा नंबर लगेगा। एचसीएल टेक में मुझे लगता है कि अगर नंबर्स उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो आपको एक अच्छा शॉर्ट टर्म में भी उछाल दिख सकता है। चलिए ठीक है। तो थैंक यू सो मच अविनाश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आप